हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोग को बताएंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम का फिगर, है ना। कल आप लोग उतार लिए थे किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो उसका आज आप लोग फिगर भी बना लीजिए। देखिए, यहाँ I1 R1 दीजिए, यहाँ I2 R2 दीजिए और यहाँ पर I3 R3 दीजिए, है ना। इसमें एक सेल लगा दीजिए। ये सेल आप कहीं भी लगा सकते हैं, ये सेल आप कहीं भी लगा सकते हैं। इसका नाम रख लीजिए A, B एंड C। आपको हम कल क्या बताए थे, है ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप चाहेंगे तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से। यहां से आप ऐसे निकाल दीजिए A, B, C, I1 R1, I2 R2, I3 R3। अब देखिए, इसमें डेफिनेशन क्या कहता है। फिगर तो आप बना लिए, है ना। इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। इसको मान लिए E विद्युत वाहक बल है। देखिए, फॉर्मूला कहता है I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 इक्वल टू E, है ना, इक्वल टू E। इसका मतलब क्या हो गया, बात को समझिए। इसका मतलब हो गया कि यह किरचॉफ का सेकेंड लॉ है। किरचॉफ सेकेंड लॉ कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में यदि बंद पास हो, है ना, बंद क्षेत्र हो, कोई विद्युत ऐसा विद्युत परिपथ है जो बंद क्षेत्र में हो। जब बंद क्षेत्र हो तो उसमें प्रवाहित समस्त धारा, जितनी भी धारा है, I1, I2, I3, जितनी भी धारा है, और उसके संगत जितने भी प्रतिरोध है, I1 का R1, I2 का R2, I3 का R3, उसकी गुणनफल का योग जो है वह विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यदि मान लेते हैं सेल की संख्या भी अधिक रहा, मान लीजिए यहाँ पर एक सेल है ना, इसमें बढ़ा दिए, एक और सेल कर दिए, बढ़ा दिए, एक और सेल कर दिए, है ना। यदि जितना बढ़ाते रहेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, तब तो इसका भाई विद्युत वाहक बल भी बढ़ गया। जितना सेल बढ़ेगा उतना इसका विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब हो गया, है ना, इसका मतलब हो गया कि सेलों के, है ना, विद्युत वाहक बल के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। मतलब सीधा सीधी भाषा में समझिए, है ना, कि किसी बंद परिपथ में, बात को समझो, किसी बंद परिपथ में धारा, विद्युत धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध, उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, मतलब इस दोनों गुना किया गया, इस दोनों गुना किया गया और इस दोनों गुना, है ना। संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, है ना, किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यदि विद्युत वाहक बल की संख्या अधिक है तो हम ये भी कह सकते हैं कि विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। इसी को हम लोग किसका नियम कहते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम, है ना, जिसका समीकरण लिख सकते हैं I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 इक्वल टू E। E मतलब विद्युत वाहक बल, है ना। तो यही हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम। यही कल हम आप लोग को नियम लिखा दिए थे। आज बस आप फिगर बना लीजिए। इसमें E लगा हुआ है विद्युत वाहक बल और इसमें E नहीं लगा हुआ, इसमें डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है अर्थिंग के द्वारा। तो डायरेक्ट आप समीकरण इसको लिख सकते हैं फिगर के माध्यम के बाद, है ना। तो इसको आप लोग पहले फिगर उतार लीजिए, उसके बाद हम आपको लिखाएंगे कि किरचॉफ के
द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं? यह 2018 में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किरचॉफ के द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं। इसको उतार लीजिए फटाक से, उसके बाद समझाते हैं। चलिए उतार ले दोस्तों। जा रहे हैं। इसमें आप फिगर कैसा भी चाहे आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि फिगर ऐसा ही बनेगा, आप किसी और रूप में भी आप बना सकते हैं। चलिए अब इसमें एक चीज समझते हैं दोस्तों। पहला ये कि किरचॉफ के द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं, इस बात को पहले आप समझिए, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में यह पूछता है कि किरचॉफ के द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं, इसका क्या कारण है। तो उसका आंसर मिलता है दोस्तों, देख रहा कि किरचॉफ के द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या है ना, इसको पहले आप लोग समझिएगा। जिससे दोस्तों हम लोग क्लास 11th में या 9th में हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। इसमें बड़ा एक सिंपल सा थ्योरी है, आप लोग पढ़े होंगे। क्या थ्योरी है कि ऊर्जा अर्थात एनर्जी को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम विनाश कर सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे पहले ही थ्योरी, ठीक ना। यदि आपसे कोई पूछा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही ऊर्जा का विनाश होता है। सिर्फ क्या होता है, तो सिर्फ एक स्थान की एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होता है। मतलब यदि आपसे कोई पूछा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो एक लाइन से आप बोल सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा का हम विनाश कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम है ना, या एक रूप से दूसरे रूप तक हम स्थानांतरित कर सकते हैं। कहोगे सर ये बात तो समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ये बात आपको समझ में आ रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम मतलब हो गया कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही समाप्त कर सकते हैं। तो सर जी किरचॉफ के द्वितीय नियम में ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, किरचॉफ के द्वितीय नियम में ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, आखिर इस द्वितीय नियम में ये कहां से आ गया, है ना। तो समझिए पहले इस बात को। जब किसी विद्युत परिपथ में आवेश का प्रवाह होता है, बात समझिएगा, जब किसी विद्युत परिपथ में आवेश का प्रवाह होता है तो वह आवेश है ना ऊर्जा की उत्पत्ति करता है, वह आवेश ऊर्जा की उत्पत्ति करता है। क्यों? क्योंकि इस बात को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, समझिएगा। यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो धारा प्रवाह होने के कारण वह चालक तार है ना ऊष्मा की उत्पत्ति करने लगता है ना। उस चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न होता है और वही ऊष्मा ऊर्जा के रूप में वितरित होता है दोस्तों। इसका मतलब कि किसी भी चालक तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो प्रवाहित होने के बाद यदि जैसे ही किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होगा, उस धारा प्रवाहित होने के कारण है ना ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। किसके नियम से? जूल के नियम से। आप लोग पढ़े होंगे जूल का नियम। जूल क्या कहते हैं? यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जूल का नियम आप पढ़ चुके हैं। जूल का नियम कहता है, जूल का प्रथम नियम, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा का वर्ग उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती, मतलब H समानुपाती I स्क्वायर। ये जूल का प्रथम नियम है।
इस नियम में क्या कहा जाता है कि यदि कोई चालक तार है और उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा का वर्ग उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होगा तो प्रवाहित धारा के कारण ऊष्मा की उत्पत्ति होती है और यही ऊष्मा ऊर्जा के रूप में तार से कहाँ आती है, बाहर आती है। तो ये बात तो क्लियर हो गया दोस्तों, है ना, कि किसी भी विद्युत परिपथ में यदि करंट प्रवाहित होगा, है ना, तो 100% वहां से ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। लेकिन वह ऊर्जा, है ना तो कहीं से उत्पत्ति तो खैर हो जाता है। उत्पत्ति का मतलब यहाँ ये नहीं कि किसी दूसरे कारण से उत्पत्ति हुआ या इसका विनाश कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं, है ना। तो इसको हम लिखा देते हैं, पहले आप हेडिंग दे लीजिए, है ना, कि किरचॉफ का द्वितीय नियम, हेडिंग दे लीजिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है क्योंकि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है लिखे, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाहित होने के कारण उसमें सेल के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। किसी सेल के अनुदिश ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर
विद्युत वाहक बल धनात्मक और धन से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर और धन से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल ऋणात्मक हो जाता है। यह प्रक्रिया ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। मतलब समझिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसका विनाश कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो सीधी सी बात आई दोस्त कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होगा तो उसके अंदर भी ऊर्जा संचित है, और ऊर्जा जब संचित है तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे परिपथ में ऊर्जा को मूव करवाते हैं, घुमाते हैं। ना तो वहां खुद से या किसी कारण से ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर रहे हैं, नहीं वहां से हम हटा सकते हैं, हटा भी नहीं सकते हैं। क्यों? जब तक तार में करंट प्रवाहित होता रहेगा तब तक उसमें ऊर्जा का प्रवाह होता रहेगा, है ना। उसको आप रूपांतरित भले कर सकते हैं। रूपांतरित का मतलब कि उस परिपथ से ऊर्जा निकाल करके आप किसी और काम में लगा लिए, ये काम आप कर सकते हैं, वहां से हटा नहीं सकते, है ना। चलिए अब इसका एक टॉपिक है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, यह एक टॉपिक है दोस्तों। व्हीटस्टोन ब्रिज, अब जानिए ये है क्या दोस्तों। इस टॉपिक के बारे में समझिएगा, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 मार्क्स का ये पूछता है। व्हीटस्टोन ब्रिज, पहला चीज दोस्तों ध्यान से पहले समझ लीजिए इसके बारे में कि ये है क्या। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज ना, व्हीटस्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोधों से बना हुआ एक सिस्टम है दोस्तों, एक व्यवस्था है। मतलब कि व्हीटस्टोन यह एक वैज्ञानिक का नाम है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, है ना। मतलब कि व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने 1842 ईस्वी में है ना एक ब्रिज बनाया। ब्रिज माने पुल, है ना, ब्रिज मतलब पुल। अच्छा, इसका हिंदी करोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। कैसे? व्हीट का हिंदी होता है गेहूं, नहीं, स्टोन मतलब पत्थर, अब ब्रिज माने पुल, तो हिंदी क्या हो गया? गेहूं पत्थर पुल। सुनने में भी बड़ा अटपटा है। इससे अच्छा ये दिमाग में रखना है कि व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था जो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, याद रखिएगा, है ना, कि व्हीटस्टोन एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1842 ईस्वी में, है ना, 1842 ईस्वी में 4 प्रतिरोध, 4 रेसिस्टेंस को जोड़कर एक ब्रिज बना दिया, जिसको हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। बात समझ में आया? पहला चीज समझो कि व्हीटस्टोन
एक वैज्ञानिक का नाम था। क्लियर हो गया? कहाँ के वैज्ञानिक थे भाई? तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कितने ईस्वी में अपना ये सिस्टम बनाया? तो 1842 ईस्वी में अपना इन्होंने एक सिस्टम बनाया, है ना। क्या था इस सिस्टम में भाई, है ना? तो यह एक ऐसा ब्रिज है, यह एक ऐसा ब्रिज है ना, जिसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। समझिएगा, इस ब्रिज में, ब्रिज मतलब इस पुल में 4 प्रतिरोध होते हैं। ठीक से 4 रहेगा, याद रखिएगा। यह एक ऐसा ब्रिज उन्होंने बनाया जिसमें 4 से कम भी नहीं हो सकता है ना 4 से अधिक, क्योंकि यह आपका नहीं है। आप बनाते तो बढ़ा सकते थे, आपकी संपत्ति थी, ये इनका है। तो इनका नियम में मात्र 4 ही प्रतिरोध था, मात्र 4 रेसिस्टेंस था। तो सबसे बड़ा चीज कि इन्होंने 4 प्रतिरोध का एक ब्रिज बना दिया। जब ब्रिज बना तो सब लोग को पता चल गया भैया कि एक ऐसा ब्रिज बना है जिसमें 4 प्रतिरोध होता है। अच्छा, इस प्रतिरोध का भी एक खासियत है। खासियत क्या है कि इस 4 गो में 3 ज्ञात है, मतलब 3 प्रतिरोध का मान हम लोग को पता है, लेकिन 1 प्रतिरोध का मान हम लोग को पता नहीं है। कहोगे अच्छा, अब बात समझ में आया कि ये है क्या। मतलब ये ऐसा वैज्ञानिक था, है ना, जो कि मतलब नहीं होता लुका छिपी वाला खेल, बस यही वो खेल कर रहा है अपने परिपथ में। 4 गो प्रतिरोध दे दिया है, 4 प्रतिरोध में 3 गो ज्ञात है ना। जैसे आप ऐसा फिगर ले सकते हैं, देख लीजिए आप। इसको थोड़ा सा ऐसे बना दो, ज्यादा बढ़िया। देखिए दोस्तों, अब आप ये फिगर समझ लीजिए। R1, R2, R3, R4 कितने रेसिस्टेंस हो गए? 4। समझना फिगर। 4 प्रतिरोध में 3 हम लोग को पता है। मान लेते हैं ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है। 3 हम लोग को पता है, ये हमको नहीं पता है। अब ये चौथा हम लोग को निकालना है। तो इसी को निकालने के लिए है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज ने एक सिद्धांत दिया इसी को निकालने के लिए, इसीलिए ये बनाया भी, है ना। अब आपको एक बात समझ में आ गई। पहला बात ये कि यदि आपसे कोई पूछा कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या किया उन्होंने, तो आप कहिएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज कुल 4 प्रतिरोध लिए, है ना, और 4 प्रतिरोध में 3 प्रतिरोध ज्ञात है, पता है, चौथा नहीं पता है। तो इस तीनों की मदद से हम चौथा भी निकाल लेते हैं, है ना। कहोगे सर जी इसका मतलब तो ये हो गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गया, एक ऐसा मापी बन गया, है ना, जिसके द्वारा हम लोग प्रतिरोध के माप को निकाल सकते हैं। मतलब कि प्रतिरोध को मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज ने एक ऐसा युक्ति बनाया। तो किस रूप में है, थोड़ा पहले इसका लैंग्वेज लिख लीजिए। तो ऊपर में हेडिंग दे दीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज देकर डैश दीजिए, लिखिए। लिखिए व्हीटस्टोन ब्रिज ने 1842 ईस्वी में
4 प्रतिरोध कॉमा 1 सेल तथा एक धारामापी को जोड़कर एक ऐसा विद्युत परिपथ बनाया, एक ऐसा विद्युत परिपथ बनाया जिसकी सहायता से किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात प्रतिरोध की मदद से ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया जाता है। नीचे लिखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत। व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत देके डैश देंगे। डैश के लिखिए। ब्रिज की संतुलन अवस्था में ब्रिज की संतुलन अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो संगत भुजाओं में लगे प्रतिरोध किन्हीं दो संगत भुजा में लगे प्रतिरोध का अनुपात शेष दो संगत भुजाओं में लगे प्रतिरोध शेष दो संगत भुजाओं में लगे प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। के अनुपात के बराबर होता है। इसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज का कार्य सिद्धांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कल इसका फिगर रचना और साथ में इसका है ना फॉर्मूला कल प्रूफ करेंगे इसका।